हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए हैं सब लोग प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए एफएम की क्लास लेके मैं आ गया हूँ। आप लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग मैकेनिक्स की क्लासेस पढ़ रहे थे। अब मैकेनिक्स की क्लास ओवर हो गई है और अब बारी आ गई है फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स जिसके कुछ बच्चे हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं। ये जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो बैच चल रहा है, ये बैच यूट्यूब पर चल रहा है। ये बैच पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगना है और ये कंप्लीट बैच है। कंप्लीट बैच का मतलब होता है कि हम आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे। हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे जितना समय दे रहे हैं उतना ही समय हम देंगे आपको हाइड्रोलिक मशीन पे भी। हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाते समय टरबाइंस के बारे में, रिएक्शन टरबाइन के बारे में, इसके अलावा पेल्टन टरबाइन के बारे में, पेल्टन व्हील के बारे में, वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस क्लास ओनली। तो ये कंप्लीट बैच आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। इसलिए अभी जो सामने एग्जामिनेशन हमारे हैं, अगर देखा जाए तो यूपी आरविनल है, डीएफसीसीआईएल है, एसएससी जेई है, यूपी ट्रिपल एससी है, राजस्थान जेईई है, इन सब एग्जामिनेशन में ये क्लास काम आएगी। आप किसी भी स्टेट जेई या एई की तैयारी करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं सब एई लेवल तक के क्वेश्चन है। एक बच्चा अभी पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर क्या एई वाले में काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, एई लेवल तक की हम प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। आराम से पढ़िए। हाँ, बस जो सवाल लगाइए उसे रटिए मत। अगर उसमें कोई डाउट है तो हमसे संपर्क करिए और उसका ना सॉल्यूशन जानिए, कॉन्सेप्ट जानिए। जब कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो सॉल्यूशन में मिस्टेक हो जाएगा, ये तय बात है। उसके अलावा देखिए लाइव क्लासेस तो रोज चलती हैं 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। 3 PM टू 7 PM क्लास हमारी रोज हो रही है, आप देखते ही होंगे, सारे बच्चे देखते हैं मुझे लगता है। इसके अलावा इन 3 से 7 में लेकर के 3 से लेकर के 6 तक सिविल की क्लास होती है और 4 से लेकर के 7 तक मैकेनिकल की क्लास होती है। ये जो क्लासेस चलती हैं आपकी, ये मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रैक्टिस बैच चलता है, क्योंकि सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसी क्लास लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस न लगा करके थ्योरी पढ़ाते हैं आपको। उसको हमने कॉन्सेप्ट टॉक नाम दिया है। और कल का जो कॉन्सेप्ट टॉक है उसका टॉपिक है स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप सिर्फ रटते हैं, जिसकी समझ आपको नहीं होती है कि स्ट्रीम लाइन कैसे होता है, पाथ लाइन कैसे काम करता है, स्ट्रीक लाइन कैसे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इन तमाम चीज़ों पे बहुत डिटेल्ड क्लास में लेके आ रहा हूँ। आपने नोटिस किया ही होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ मैं बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ ताकि वो आपके हमेशा काम आए। ठीक है ना, सतही ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, सतही ज्ञान नहीं लेना चाहिए आपको। हमेशा डिटेल्ड पढ़िए जिससे कि आप अच्छे स्कॉलर बन पाएँ। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि क्लास कल की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया नज़रिया डेवलप होगा देखने का। और मैं दावा कर सकता हूं, चाहे आप गेट, आईएएस, जेई, एई, डीआरडीओ, इसरो, जिस भी जगह पोस्टेड होना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, ये क्लास आपकी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि इस तरह से भी स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा आपको क्विज, टेस्ट और टेस्ट सीरीज मैंने वादा किया था आपसे। जैसा कि मैंने बैच का वादा किया था, मैं टीचर्स को लेके आया आपके लिए। अब आप बैचेस चल रहे हैं, ऐसा ही आपसे प्रॉमिस है कि टेस्ट सीरीज और टेस्ट लेके आपके लिए आ रहा हूं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जब ऐप डाउनलोड हो जाए, हाँ, इस ऐप का जो लिंक है, हमारे जो टेक्निकल सहयोगी हैं आर्यन जी बता रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, निश्चित रूप से बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आपको मिलेगा। ये इन स्थानों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हम लोग उपलब्ध हैं आपकी सहायता करने के लिए। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हमारी हर एक गतिविधि से आप परिचित रहेंगे, कुछ भी आपसे छूट नहीं पाएगा।
ये पीछे मेरी फ़ोटो है और मेरा नाम जेडी पांडे है और फिलहाल मेरी पहचान यही है कि मैं इस बैच को लीड कर रहा हूँ। आपके लिए इतना सारा काम करना रहता है, टीम बनानी रहती है, कंटेंट बनाना रहता है, सारे टीचर्स को क्लास लगवानी रहती है और उसमें जो समय बचता है उस समय मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाता हूँ, मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ाता हूँ। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिविल मैकेनिकल में कॉमन है। इनमें से आप जो पढ़ना चाहेंगे, जो इच्छा जाहिर करेंगे, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल का पार्ट है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आरएसी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन्स और हीट ट्रांसफर पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं मेरे बारे में। हालांकि सर इसरो का एग्ज़ाम डेट आ गया है क्या? ठीक है बेटा, कंफर्म कर लो, मुझे कंफर्म नहीं है कि आया है कि नहीं आया है। आज की जो क्लास हम लोग लेके आए हैं, इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस का टॉपिक क्या है? उन क्वेश्चंस का टॉपिक है बायोंसी एंड फ्लोटेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोंसी एंड फ्लोटेशन के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हर सवाल आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, हर सवाल आपको कुछ न कुछ बताएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बायोंसी एंड फ्लोटेशन में हम लोग सबसे पहले बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, सबमर्ज्ड बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड के बारे में पढ़ते हैं, पार्शियली सबमर्ज्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो बड़ा मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम शिप के बारे में पढ़ते हैं, रोलिंग क्या है, पिचिंग क्या है, किस कंडीशन में शिप ज़्यादा सेफ होती है, रोलिंग में होती है कि पिचिंग में होती है। इसके अलावा शिप का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है और टाइम पीरियड के फॉर्मूले से किस तरह से कंफर्ट जोन रिलेटेड करता है, कंफर्ट जोन कब बढ़ेगा कब घटेगा किसी पैसेंजर का, स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी कब घटेगी, इन तमाम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग आपकी इसी क्लास में करेंगे। मुझे लगता है 2 से 3 दिन मुझे लगेंगे सारे क्वेश्चंस कवर करने में। ये बायोंसी एंड फ्लोटेशन पर बेस्ड जो भी PYQs हैं या इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ये इसकी पहली क्लास है, ये इसकी पहली क्लास है। इट विल टेक 2 or 3 days to complete the complete class based on the buoyancy and flotation। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करा जाए पहले क्वेश्चन से। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसरो टेक्निकल असिस्टेंट कैसा पोस्ट है सर जी? बहुत अच्छा पोस्ट है। इसरो की तो सारी पोस्ट बहुत अच्छी हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि आप अगर इसरो में काम करते हैं, DRDO में काम करते हैं, सारी पोस्ट अच्छी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। The necessary and sufficient condition for bodies in flotation to be in stable equilibrium is that of center of gravity is located below the। ठीक है, फ्लोटेशन के केस में आपसे पूछा जा रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, सवाल लगाइए, चलिए शुरू हो जाइए भाई, अब लेट नहीं करना है, अब लेट नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जब भी आप एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में बात होगा, किसके बारे में बात होगा? सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में। और जब भी बात होगा फ्लोटिंग बॉडी के बारे में, जब सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में बात होगा और जब बात होगा फ्लोटिंग बॉडी के बारे में, तो बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबमर्ज्ड बॉडी में जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कौन बनाता है? सबमर्ज्ड बॉडी में जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो कौन डिसाइड करता है? वो B और G की रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करती हैं। B और G सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसाइड करती है कि कौन सा बॉडी स्टेबल है, कौन सा बॉडी अनस्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी की, अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी की, तो वहां पर M और G यानी मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये डिसाइड करता है कि कौन सा बॉडी स्टेबल है और कौन सा बॉडी अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बात किसकी हो रही है? आप देख रहे होंगे यहां बात हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है? फ्लोटेशन की बात हो रही है। अगर बात फ्लोटेशन की हो रही है, अगर बात फ्लोटेशन की हो रही है, तो निश्चित रूप से कौन डिसाइड करेगा? M डिसाइड करेगा। और G, M और G की जो सापेक्षिक स्थितियां हैं, जो पारस्परिक स्थितियां हैं, वही निर्धारित करेंगी कि कौन सा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कौन सा बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर M का मान
g से ऊपर हो, ठीक है, अगर क्या हो m का मान g से ऊपर हो तो ये जो कंडीशन होती है ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में बॉडी क्या होगा, स्टेबल होगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बॉडी इन फ्लोटेशन टू बी स्टेबल, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। इज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कह रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नीचे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नीचे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के नीचे होता है। किसके नीचे होता है, मेटा सेंटर के नीचे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नीचे होता है, मेटा सेंटर के नीचे होता है, यानी करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है फ्लोटिंग बॉडी का। इसी बात को ना वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जीएम का मान, जीएम मतलब जी से लेकर के एम तक ये जो दूरी है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। एक क्वेश्चन देखिए ये बन गया जो स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जीएम का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जीएम का मान पॉजिटिव होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और बन सकता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप बताएंगे कि बीएम की वैल्यू बीजी से बड़ी होती है। देखिए ना यहां पे देखिए बीएम की वैल्यू क्या है, यहां देखिए बीएम की वैल्यू देखिए ये है और बीजी की वैल्यू देखिए ये है, तो बीएम की वैल्यू बीजी से बड़ी है ना, बीएम इज ग्रेटर देन बीजी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे 3 सवाल आ सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो थम्स अप करके बताइए कि बातें समझ में आ रही है कि नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे 3 सवाल आएंगे। एक सवाल तो ये आएगा मेटा सेंटर और जी की पोजीशन के बारे में, एक किस पे आएगा, पोजीशन को लेके। तो पोजीशन ये होता है ऊपर एम होता है, नीचे जी होता है, यहां बी होता है। दूसरा सवाल आएगा कि जीएम की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या बताओगे, पॉजिटिव। तीसरा सवाल आएगा कि जीएम और बीजी में कौन बड़ा होता है, तो बीएम बड़ा होता है बीजी से। ये तीनों कंडीशन है, थम्स अप करके बताइएगा अगर बात आपको समझ में आ रही होगी। हमें सिर्फ एक सवाल नहीं लगाना है बच्चों, हमें एक सवाल से संबंधित सारी चीजों को डील करना है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कभी कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए फ्लोटिंग बॉडी पे, कभी गलत नहीं होने वाला, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल द नेसेसरी थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट। बोलो बेटा क्लियर है, आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। आप थम्स अप करके बताते हैं कि हाँ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो मुझे फील होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गेट में आया है और ईएस में आया है। फिर क्यों करा रहे हैं सर, जब गेट और आईएएस में आया है सर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन करने बड़े जरूरी हैं। अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे, केवल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन करोगे तो कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है गेट में भी आया है, आईएएस में भी आया है। ध्यान से पढ़िए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा है, आपको पढ़ने में वक्त लगेगा और सवाल लगाने में भी वक्त लगेगा, समझ में भी कम आएगा। पढ़ने में टाइम लगेगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए, सवाल लगाने में टाइम लगेगा, समझ में भी कम आएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं कि ये पूछ क्या रहा है, फिर मैं इसको समझाऊंगा, डिटेल करूंगा कि असल में ये पूछ क्या रहा है। हाँ जी चंदन कुमार जी, साइड हो गया मैं भैया, ठीक है मैं साइड हो गया। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, सवाल को आराम से पढ़ो, पहले पूरा सवाल आराम से पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगा कि सवाल आपसे क्या क्या रहा है। मैं स्क्रीन से इसीलिए हटा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। इतना भारी भरकम सवाल जब जेईई में आ जाएगा ना तो बच्चा ऐसे ही सवाल छोड़ के भाग जाता है, ऐसी उसकी हालत खराब। लेकिन हालत खराब करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, हालत खराब जो कर लेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा, जो लड़ता रहेगा, जो जूझता रहेगा, जो आखिरी दम तक लड़ाई को जीतने का मादा रखता है। ठीक है ना, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो युद्ध लड़ने से पहले ही हिम्मत हार गया वो आधा युद्ध तो ऐसे ही हार गया। तो हमको हिम्मत नहीं हारना है, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ठीक है, मायूस मत होइए। डूबते सूरज को देख करके लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं,
और उगते सूरज को देख करके लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। तो आप हमेशा उगते सूरज की तरह रहिए, मायूस होकर के डूबता सूरज मत बनिए। अब मैं सवाल को समझाता हूँ। सवाल क्या कह रहा है? हर सवाल ना का अपना एक लेवल होता है, हर सवाल झटके से नहीं लगता है, पढ़ के लगता है। कह रहा है कि इफ अ स्मॉल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द फ्लोटिंग बॉडी, इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई फ्लोटिंग बॉडी है, मान लीजिए कोई फ्लोटिंग बॉडी है, मान लीजिए कोई फ्लोटिंग बॉडी है, ये बॉडी है, मान लीजिए कोई फ्लोटिंग बॉडी है। ये कहा ये रहा है कि अगर जो ये फ्लोटिंग बॉडी है, कह ये रहा है कि अगर जो ये फ्लोटिंग बॉडी है, अगर हम इस पर ना एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा दें, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा दें, हमें सिर्फ आंसर नहीं चाहिए होता है बेटा, हमें आंसर के पीछे का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। बिकॉज क्वेश्चन तो एक है, आंसर तो एक है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आंसर का कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बने हैं। कह रहा है कि अगर हम इस पर एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा दें तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है, देयर विल बी द रिडक्शन ऑफ द बायोंट फोर्स। कह रहा है उस कंडीशन में जो एफबी है, एफबी मतलब फेसबुक नहीं, एफबी मतलब बायोंट फोर्स। कुछ लोग एफबी को फेसबुक समझ लेंगे, एफबी माने फेसबुक नहीं। एक तो ना ये संख्या बहुत कम है लाइक्स की, तुम लोग लाइक वाइक तो कर दो, शेयर कर दो, कुछ लोग और लाइव आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पेड बैच में खूब मोटी फीस से पढ़ाता था, अभी फ्री पढ़ाने का मन हो गया तो फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जिन लोगों ने पेड बैच में पढ़ा, इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए दे के पढ़े हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। तो आइए शेयर कर दीजिए वीडियो को, बड़ा ही मजेदार चीज है। कह रहा है कि अगर वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, अगर वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगाया जाए इस फ्लोटिंग बॉडी पर, अगर वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगाया जाए तो इसका जो एफबी है वो रिड्यूस हो जाता है। एफबी क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्या ऐसा होगा क्या भाई? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा होगा बच्चों। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एफबी के बारे में समझो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर। आप सिर्फ थम्स अप करो, आप कुछ कमेंट मत करो, कोई ये पार्ट बी पार्ट नहीं सुनना। मुझे पता है आंसर क्या है, मैं ही क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे तब जवाब देना, आप सिर्फ थम्स अप और हार्ट वार्ट भेजना अगर आपको मजा आए। कह रहा है कि अगर फ्लोटिंग बॉडी पर कोई वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो क्या उसका एफबी रिड्यूस होगा? जी हां, बिल्कुल रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा बच्चों? क्या एफबी की वैल्यू कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि एफबी का मान होता है रो जी वी। क्या होता है? रो जी वी। तो अगर बताइए वॉल्यूम बदलेगा, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो बायोंट फोर्स बदलेगा। बोलो यार, अगर 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 वॉल्यूम बढ़ेगा, पता होता तो फीस ना जमा करते सर, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बदलेगा, अगर वॉल्यूम बदलेगा तो बायोंट फोर्स जरूर बदलेगा। अगर आप वर्टिकल अपवर्ड करेंगे ना तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदलेगा। भाई अभी जितना वॉल्यूम हटा रहा है, भाई एक बॉडी है अभी यहां पर है, अब बताओ इसी बॉडी को अगर आप थोड़ा ऊपर कर दोगे, सेम बॉडी है, सेम बॉडी है, थोड़ा सा ऊपर कर दो तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हटाए गए द्रव का आयतन बदल जाएगा ना। बोलो यार, हटाए गए द्रव का आयतन बदल जाएगा ना। अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदलेगा तो निश्चित रूप से है कि बायोंट फोर्स बदलेगा, और निश्चित रूप से है इसको तुम ऊपर कर दोगे। अब बताओ यार, कोई डूब के ज्यादा अधिक इमर्ज होकर के फ्लो हो रहा है, अब आपने वर्टिकल फोर्स लगा दिया तो कम इमर्ज्ड है। अब सोचो मैं यहां तक जो है, मैं स्विमिंग पूल में यहां तक डूब के तैर रहा हूं, तो बायोंट फोर्स की वैल्यू कुछ अलग है। बोलो यार, अगर मैं थोड़ा वर्टिकल फोर्स मेरे ऊपर आ गया, मैं ऊपर हो गया, तो बायोंट फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे द्वारा क्या है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदल गया। जब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या हुआ? कम हो गया। पहले ज्यादा डूबा था, वर्टिकल फोर्स लगाओगे तो कम डूबेगा। बोलो यार, पहले ज्यादा डूबा था, वर्टिकल फोर्स लगाओगे तो कम डूबेगा। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया तो निश्चित रूप से एफ भी कम हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? वर्टिकल फोर्स लगाने से होता क्या है?
क्यों बदला? वर्टिकल फोर्स लगाने से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू कम हो गई। वर्टिकल फोर्स लगाने से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की वैल्यू कम हो गई, और अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बदलेगा तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ बायोंसी या बायोंट फोर्स बदलेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी कम हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो बात कह रहा है ना पहले सेंटेंस में, ये बिल्कुल सही है। ए आप फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके। सेकेंड स्टेटमेंट पे बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है a slight horizontal displacement does not change either the magnitude or the location of the buoyant force। अब देखो, अब कह रहा है कि भैया, अब कह रहा है भैया एक बात बताओ, इसको ना हमने वर्टिकल फोर्स नहीं लगाना, अब की हम क्या करेंगे, ये कह रहा है भैया अब की हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल नहीं, अब की हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे। बोलो यार, क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई जहाज ऐसे जा रही है, कोई नाव ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो ना, मैं कैसे दिखाऊं तुम लोग को। ये मान लो है, ये जहाज है, कोई नाव है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, यहां तक डूबी हुई है, तुमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, ये क्या करेगी? एक्सेलरेट कर जाएगी, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन क्या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी क्या चेंज होगा? जितना ये पहले डूबी थी उतना ही तो डूबी रहेगी। अरे ये ऐसे जा रही थी, ऐसे तुमने धक्का मार दिया तो ये ऐसे आगे तो बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, सॉरी मूवमेंट तो बढ़ जाएगा, बट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी रिमेन्स द सेम। बोलो यार, लेकिन अगर ये वर्टिकल ऐसे है और वर्टिकल फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो हटाए गए द्रव का आयतन बदलेगा। यानी इस कंडीशन में फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी नहीं बदलेगा, और जब फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी नहीं बदलेगा तो निश्चित रूप से कोई परिवर्तन बायोंट फोर्स पे नहीं होगा। बात समझ में आई हो तो थम्स अप करके बताइए, तो मेरे को लगे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई। A slight horizontal displacement does not change, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये भी करेक्ट बात कह रहा है और ये भी करेक्ट बात कह रहा है। दोनों लोग क्या कह रहे हैं? ये बात क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये बात क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। एक सवाल कितने सारे कॉन्सेप्ट, एक सवाल कितने सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल आपको लगाने हैं, रटना नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करके बताते रहना सही चल रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है। आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉयिंग? मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। बहुत सारे लोग आ गए, चंद्रेश कुमार झा, रोहित कुमार, हो बहुत सारे लोग हैं। जो लोग हैं बता देता हूं, कल है शनिवार, कल है सैटरडे, कल सैटरडे है और सैटरडे को मैं 5 बजे लेके आऊंगा कंसेप्चुअल क्लास। बहुत गजब का पढ़ा दिए सर। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। कह रहे हैं बहुत गजब का पढ़ा दिए सर आप, धन्यवाद सर। यही उद्देश्य था सर कि गजब का पढ़ा दिया जाए और समझ में आ जाए बच्चों को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सवाल लगाइए, सवाल लगाइए सर। चलिए सर सवाल लगाते हैं सर, सवाल को नहीं छोड़ना सर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक सवाल लगाएंगे सर, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करेंगे सर। क्या कह रहा है? फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एम इज मेटा सेंटर, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बी सेंटर ऑफ बायोंसी। एम क्या है? मेटा सेंटर, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी है सेंटर ऑफ बायोंसी। एम शुड कोइंसाइड विद बी, एम और बी अगर कोइंसाइड कर गए तो क्या स्टेबिलिटी मिलेगी? एम जो है शुड बी बिलो बी एंड जी, एम जो है ऊपर रहे, फिर बी रहे, फिर जी रहे, तो क्या स्टेबिलिटी मिलेगी? और क्या कह रहा है? एम शुड लाई एबव बी एंड जी, एम ऊपर रहे, अच्छा यहां बिलो था तो एम नीचे हो तब क्या मिलेगा, एम ऊपर हो तो मिलेगा क्या? इस तरह से 4 विकल्प बनाए हैं। चाहे कितने भी विकल्प बनाए, हमारा आंसर तो वही है ना, हमारा आंसर तो वही है, हमारा तरीका तो वही है। क्या तरीका है? एम ऊपर होगा, उसके नीचे जी होगा, उसके नीचे बी होगा, तो हमारी जो बॉडी होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थर्ड का आंसर कौन सा है? सी पार्ट। थर्ड का आंसर है सी पार्ट।
अभी क्लास में बने रहना, तुम लोग जाना मत, अभी ना पूरी क्लास देखना आज की। अभी मैं इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करूंगा कि असल में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अभी तो आप केवल रट रहे हो ना, अभी इसी क्लास में 10, 15, 20 मिनट बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वास्तव में इसका अर्थ क्या है ये भी जानेंगे, और जैसे ही जानेंगे जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। अपने बच्चों को भी पढ़ा दोगे कि ऐसे होता है बेटा। चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अ बकेट ऑफ वाटर इज हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग। एक बकेट ऑफ वाटर है, यानी यहां पे बकेट है और ये बकेट है। ये क्वेश्चन भी गेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां आया है? गेट में आया है, ईएससी में आया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और ये किसी स्प्रिंग से हैंग कर रहा है, ये किसी स्प्रिंग से हैंग कर रहा है। एन आयरन पीस इज सस्पेंडेड। आयरन पीस को इसमें डाल दिया गया। यहां पे क्या डाल दिया गया? कोई आयरन का टुकड़ा, ठीक है ना, आयरन का टुकड़ा डाल दिया गया, ठीक है। तो ध्यान देना, सस्पेंडेड कहा है, सस्पेंडेड, इसमें अंदर डाला गया। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? सस्पेंडेड इनटू वाटर, शर्त है विदाउट टचिंग एनी ऑफ द साइड ऑफ द बकेट। ये आयरन का टुकड़ा किसी भी साइड को टच नहीं कर रहा। ऐसे सवाल ना दो तरीके होते हैं। या तो ऐसे सवालों को मास्टर साहब छोड़ देते हैं और बच्चा भी छोड़ के चला आता है कि करना नहीं है सर, काहे टेंशन लेंगे। या तो फिर ऐसे सवाल रट लिए जाते हैं कि छोड़ो कौन इसके अंदर जाएगा, इसको रट लेते हैं। जो लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं गलत है, जो लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं गलत है, बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, देयर इज ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड, देयर इज ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं चल रहा यहां पे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है भैया, समझो तो बात को। जो आयरन का टुकड़ा है ना, जो आयरन का टुकड़ा है, ये जो आयरन का टुकड़ा है, ये आयरन का टुकड़ा है, ये जिगर का टुकड़ा नहीं है। ये क्या है? आयरन का टुकड़ा है। ये सस्पेंडेड है वाटर में, लेकिन शर्त है कि किसी भी साइड को, ना इस साइड को, ना इस साइड को, ना इस साइड को, किसी भी साइड को टच नहीं करेगा। क्या शर्त है बोलो? क्या शर्त है बोलो? किसी भी साइड को टच नहीं करेगा। ठीक, किसी भी साइड को टच नहीं करेगा, किसी भी साइड को टच नहीं करेगा। सर स्टेबिलिटी समझ के केस को भी पता, बिल्कुल अभी बताएंगे, स्टेबिलिटी अभी पूरा पढ़ा देंगे, बस बने रहो क्लास में। आयरन का जो टुकड़ा है ये किसी भी साइड को टच नहीं करेगा। अगर ये किसी साइड को टच नहीं किया तो वाटर का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। अगर ये टच करता तब रिमेन्स द सेम आता बच्चों। सवाल को पकड़िएगा, टच नहीं करेगा। कह रहे हैं अगर कह रहे हैं साफ साफ क्लियर है, विदाउट टचिंग एनी ऑफ द साइड्स ऑफ बकेट द आयरन टुकड़ा इज नॉट टचिंग द एनी साइड्स ऑफ द बकेट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये वो सूक्ति वाक्य है, ये वो लाइन है जहां से इस क्वेश्चन में उतरना है आपको। चूंकि ये नहीं टच कर रहा है तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, और अगर वाटर का लेवल बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो जो भी स्प्रिंग में लगा हुआ है रीडिंग आएगी, रीडिंग बढ़ जाएगी। यानी 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा ए पार्ट इंक्रीज। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? सवाल रटना नहीं है ना? अच्छा सवाल था ना, रटते। और ज्यादातर जानते ना रिमेन द सेम लगा के आते, मुझे पता है, बट क्लियर है? बिल्कुल किसी सतह को नहीं छुएगा। द आयरन टुकड़ा इज नॉट टचिंग एनी ऑफ द सतह, एनी ऑफ द सरफेस। मजा आया हो? थम्स अप करके बताओ। अभी ऐसा ही एक सवाल और आने वाला है। अभी ऐसा एक सवाल आने वाला है कि कुर्सी है, अभी एक ऐसा ही सवाल आने वाला है कि कुर्सी रखी है ऑफिस में, बाढ़ आ गई,
कुर्सी रखी है ऑफिस में, बाढ़ आ गई, तो बताइए कुर्सी किस तरह तैरेगी? उसके चारों टांग ऊपर हो जाएंगे कि वो ऐसी तैरेगी? अभी ऐसा सवाल आएगा, ठीक है ना सर। आयरन पीस सपोर्ट कैसे है, सपोर्ट कैसे, हमें 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 उससे क्या फर्क है? ये सवाल बनाने वाला जाने कैसे सपोर्ट है। हमें सवाल में जो कंडीशन दी गई हमने उसका आंसर निकाल दिया। कैसे सपोर्टेड है हमसे क्या मतलब है? क्वेश्चन वाले ने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी क्या पूछेंगे। उसने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर बताया। आगे बढ़े, आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया भाई, आ गया क्वेश्चन। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये है, देखो मैं ले आया तुम लोग के लिए चेयर, ये है चेयर। देखो कह रहा है ये चेयर है, इसके 4 टांग दिख रही ना, एक टांग, दूसरी टांग, तीसरी टांग, चौथी टांग। ये ऑफिस है, ये चेयर है। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ आ गई, इलाहाबाद में भी बहुत बाढ़ आती है, बघाड़ा वाले बच्चे जानते होंगे। ड्यूरिंग फ्लड्स, फ्लड आ गया, वाटर इंटर्ड एज ऑफिस हैविंग वुडन टेबल। ये वुडन टेबल तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट चलो मान लिया कि वुडन टेबल ही है। द पोजिशन ऑफ द टेबल इफ फ्लोटिंग, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो पोजिशन ऑफ द टेबल क्या होगा? ऐसे फ्लोट करेगा या फिर ये ऐसे फ्लोट करेगा? और जैसे भी करेगा वैसे क्यों करेगा, ये सवाल है। मुझे उसका ना रीजन चाहिए, 5वें का आंसर चाहिए कि लेग ऑन साइड, अपवर्ड, पोजीशन, डाउनवर्ड, क्या आंसर होगा? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट नहीं चाहिए, मुझे उसका प्रॉपर कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फ्लड भी ला दीजिए सर। फ्लड तो तब आएगा जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तब फ्लड आ जाएगा। बोलो भैया कैसे होगा, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा भैया? 5वें का सही आंसर होगा, मैं पहले आंसर बता दूं, मैं पहले आंसर बता दूं फिर समझाऊं? अच्छा केवल आंसर बता दूं, समझा दूं? केवल आंसर बता दूं, रटोगे कि समझा दूं? आंसर होगा सी पार्ट। आंसर होगा सी पार्ट। द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। समझा दूं या फिर काम चलेगा? बोलो, आपके ऊपर है। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझा दूंगा, नहीं समझना चाहते हैं तो चलेगा। नो 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 चंदन कुमार, नॉट ड्यू टू डेंसिटी, नॉट ड्यू टू डेंसिटी। दीपक कुमार, ड्यू टू द सीजी ऑफ टेबल। यस, सीजी का मसला है, बट देयर इज अनदर टर्म बियॉन्ड द सीजी। एक टर्म और है, उसको भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। समझा दूं? बोलो भैया। हाँ सब लोग कह रहे समझा दीजिए सर, समझा दीजिए। देखो देखो बच्चों, ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, इस टेबल में 4 पाए हैं इस तरह से। बोलो यार, इस टेबल का मैक्सिमम वेट कहां मिल रहा है? इस टेबल का जो मैक्सिमम वेट है वो कहां है? निश्चित रूप से इसका मैक्सिमम वेट यहां मिल रहा है, इसका मैक्सिमम वेट यहां मिल रहा है। अभी जो समझा देंगे ना मजा आ जाएगा, तुम लोग खुद ही हार्ट वार्ट बना के भेजने लोगे, सर मजा आ गया। इस टेबल का मैक्सिमम वेट कहां मिल रहा है? ऊपर के साइड में। कहां मिल रहा है? ऊपर के साइड में। और इस टेबल का जो पाए हैं, इस टेबल के जो पाए हैं, जो लेग्स हैं वो नीचे हैं, ये लेग्स हैं इसके। और टेबल का मैक्सिमम वेट कहां मिल रहा है? ऊपर के साइड में। ऊपर के साइड में मैक्सिमम वेट है तो इसका जी कहां लाई करेगा? इसका जी कहां लाई करेगा? ऊपर के साइड में। अरे जहां वेट होगा वहीं तो जी लाई करेगा। अभी थम्स अप मत करो, अभी समझ में आएगा तो तुम खुद ही थम्स अप करोगे। सर ऐसा तो सोचा ही नहीं था। सारी बातों को कनेक्ट कर दूंगा उठा करके, बस आप ध्यान से सुनिए। इसका जो टेबल का जो मैक्सिमम वेट है, वो मैक्सिमम वेट कहां होगा? ऊपर के साइड में। इसका जी कहां होगा? ऊपर के साइड में। जब जी ऊपर के साइड में होगा, जब जी ऊपर के साइड में होगा और ये टेबल हम कह रहे हैं पलट गई, हम क्या कह रहे हैं कि ये टेबल क्या हुई? पलट गई। टेबल पलट गई यानी कि स्थिति कुछ ऐसे बन गई, टेबल का ये इधर हो गया और इसके चारों पाए जो थे वो ऐसे ऊपर हो गए। बोलो यार, जब ऐसी अवस्था बन गई, टेबल जो है पलट गई, जब ऐसी अवस्था बन गई
तो बताओ इसका जी यहां मिलेगा? अब बात पकड़ना, इसका जी यहां मिलेगा चूंकि इसी साइड में तो था। हम कह रहे हैं कि ये सही है। ये क्यों सही है वो समझा रहे हैं। हमने आपको आंसर बता दिया कि सी सही है, अब सी क्यों सही है वो समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि टेबल पलट गया, टेबल पलट गया तो इसका भारी वाला हिस्सा नीचे आ गया और इसके सारे पाए ऊपर हो गए। जब भारी वाला हिस्सा नीचे आ गया तो इसका जी नीचे आ गया। हाँ, जी नीचे आ गया और जी नीचे आ गया, इसका मतलब इसका एम क्या है? ऊपर है। और स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है कि एम ऊपर जी नीचे। अगर एम ऊपर है जी नीचे है तो कोई बॉडी स्टेबल होता है। हर एक बॉडी स्टेबल ही तो होना चाहती है। इसलिए जब ये तैरेगी भी ना तो स्टेबल होकर तैरेगी, क्योंकि अगर ये ऐसे तैरेगी तो इसका जी नीचे लाई करेगा, इसका एम ऊपर लाई करेगा और एम ऊपर जी नीचे। यही तो स्टेबिलिटी की कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई, अब आपका रिएक्शन चाहिए मुझे। समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अब आपका रिएक्शन चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपका रिएक्शन चाहिए, पहले बताइए समझ में आया, मजा आया, फिर आगे बढ़ते हैं। आई नीड योर रिस्पॉन्स, आई नीड योर रिएक्शन। चंद्रेश कुमार झा को समझ में आ गया, बाकी सबको भी समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो समझा दोगे ना कि बाढ़ आएगी तो टेबल कैसे बहेगी, कैसे बहेगी ये भी पता है, और कैसे ऐसे क्यों बहेगी ये भी पता है। समझ में आ गया ना? हाँ, देयर इज ए प्रॉपर साइंस, देयर इज ए प्रॉपर रीजन बिहाइंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। आनंद आ रहा है? चलिए, अभी आनंद आया है, अभी परमानंद आएगा। ठीक है, आनंद से परमानंद की यात्रा होगी। आप बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू सूरज दीन। 6 का आंसर बताओ भाई, क्या होगा? द सबमर्ज्ड बॉडी will be in stable equilibrium if the center of buoyancy B और G की रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है? सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में है। तो अगर B ऊपर हो, G नीचे हो तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना? मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, सारे ही लिख दे रहा हूं मैं। इसका देखो शर्त तो जान लो, मैं अभी समझा दूंगा सारे, तो और आसान हो जाएगा। अगर B ऊपर हो G नीचे हो, अगर G ऊपर हो B नीचे हो, अगर B और G एक साथ हो जाएं, तो ये क्या होता है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। और ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। ये इसका फंडा है। ठीक है ना? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। आसान क्वेश्चन है। 7, मेटासेंट्रिक यहां पे होना चाहिए मेटासेंट्रिक। गलती से मेटासेंटर लिख गया है, यहां क्या होना चाहिए? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? मेटासेंटर क्या होता है? सब पढ़ाएंगे जब फ्लूइड पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो मेटासेंट्रिक हाइट या मेटासेंटर क्या होता है बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो। M2G, ध्यान रखिएगा। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? M से लेकर के G तक की दूरी। अगर मान लीजिए ये M है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट G है, तो M से लेकर के G तक की जो दूरी है ना, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी दूरी को हम बोलते हैं मेटासेंटर। इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक हाइट। इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं this is metacentric height. So the correct option of question number 7 is C part. C is the correct answer.
ठीक है ना, 7 का सी। काफी लोगों ने जवाब भी दे दिया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल रादर। यू शुड टेल मी क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई एन इमर्स्ड बॉडी। देखो यहां पर ना, यहां पर क्या है, मान लो कोई लिक्विड है भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पे कोई बॉडी ला करके डुबा दी। हमने क्या किया, हमने कोई बॉडी यहां पे डुबा दी, हमने कोई बॉडी ला करके यहां डुबा दी इस तरह से। जब बॉडी हम डुबाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि यहां से लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा, लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड। अब ध्यान से समझना, लिक्विड जो है डिस्प्लेस होगा। ये लिक्विड जो भी डिस्प्लेस होगा, ये जो लिक्विड यहां डिस्प्लेस होगा, इसका कुछ न कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कि नहीं, बोलो यार। ये लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा, इसका कुछ न कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, बॉडी का सीजी आपको नहीं ढूंढना है, आपको किसका सीजी ढूंढना है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, अगर हम इसका सीजी ढूंढे, इसका अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाए, तो ये वही पॉइंट होगा जहां से कि क्या काम करता है, हमारा एफबी फोर्स काम करता है, यानी बायोंड फोर्स काम करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड है उसकी बात नहीं कर रहे, जो बॉडी है उसकी बात नहीं कर रहे, जो लिक्विड बाहर निकला, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेस वाले लिक्विड का भी तो कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना। उस डिस्प्लेस्ड वाले लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसी पॉइंट से होकर के सेंटर ऑफ उसी पॉइंट से होकर के बायोंड फोर्स काम करता है, अर्थात उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बायोंसी या बी कहते हैं। बात समझ में आया। देखो बायोंड फोर्स क्या है, बायोंड फोर्स क्या है, आपने कभी इसका नाम सुना है? बायोंड फोर्स क्या है, इसका नाम सुना होगा आपने, बोलो यार। बायोंड फोर्स देखो दो चीजों से मिलकर बना है। बायोंड फोर्स देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेन शब्द है बाय। बायोंड फोर्स बाय से मिलकर बना है, बाय। एक साबुन आता है लाइफ बॉय, नाम सुना है आप लोगों ने? लाइफ बॉय नहीं है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग को लगता है कि ये लाइफ बॉय है। कितने लोग को ये बात नहीं पता थी? वो लाइफ बॉय साबुन नहीं है, उस साबुन का नाम क्या है, लाइफ बॉय, ये है साबुन का नाम। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू मूव अप, ऊपर की तरफ मूव करना। बाय का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ मूव करना। तो बायोंड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ मूव कराने का प्रयास करती है, जबकि उस बॉडी को हम लिक्विड में डुबाते हैं। बात समझ में आया? विच इज एक्ट ऑन द, बोलो भाई। बायोंड फोर्स एक ऐसा फोर्स है, जब किसी बॉडी को हम डुबाने का प्रयास करते हैं किसी लिक्विड में, तो वो फोर्स वहां पे उत्पन्न होता है और बॉडी को टू मूव अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो मूव कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो लाइफ बॉय साबुन शायद इसी ने उन्हें बनाया होगा कि वो जिंदगी को ऊपर उठा देगा, जिंदगी को अप कराएगा, टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो शायद इस कॉन्सेप्ट के कारण बनाया हो। तो बायोंड फोर्स है क्या? असल में बायोंड फोर्स है तो एक वही, या इसको मैं मिटाता नहीं हूं, बायोंड फोर्स जो है, बायोंड फोर्स है क्या? बायोंड फोर्स है तो एक फोर्स ही, और अगर कोई भी फोर्स है तो एक फोर्स ही, और अगर कोई भी फोर्स है तो फोर्स का निश्चित रूप से एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर होता है। फोर्स का निश्चित रूप से एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर होता है, और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ बायोंसी। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी। और सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, उस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर ऑफ बायोंसी होता है। आर वी क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइक वाइक कितने हो गए?
कितने लाइक वाइक कर दिया आप लोगों ने? संख्या कितनी है भैया, चेक कर ले जरा एक बार। कम हो गए, जल्दी से बढ़ाओ। बोलो भाई, 46 लाइक हैं, 50 करिए, अर्धशतक नहीं होगा क्या? आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 देखिए। लाइक्स की संख्या बढ़ाइए आप लोग, शेयर करिए इसे। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तब भी शेयर नहीं करोगे, तब फिर कैसे काम चलेगा? 46 लाइक्स हैं, 4 लाइक्स और करिए, अर्धशतक लगना चाहिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भाई, 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 5-7 मिनट की क्लास और बची है, बस 5-7 मिनट तक और पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। The resultant upward pressure of a liquid on a floating body is equal to the weight of fluid displaced by the body. This definition is according to, ये जो परिभाषा दी गई है या फिर ये जो बायोंट फोर्स का कॉन्सेप्ट मिला, ये जो बायोंट फोर्स का कॉन्सेप्ट मिला, ये जो बायोंट फोर्स का हमें कॉन्सेप्ट मिला है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था आर्किमिडीज साहब ने। क्या बताया आर्किमिडीज साहब ने? कि जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबाते हैं तो उस बॉडी के द्वारा हटाया गया जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो आने वाले बायोंट फोर्स के बराबर होता है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एफ बी की वैल्यू क्या होती है? रो जी वी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? रो जी वी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 के पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता देता हूं। अभी हमने वादा किया था आपसे कि आज वाली क्लास में ही मैं स्टेबिलिटी क्लियर करूंगा, तो स्टेबिलिटी के बारे में बता दूं आपको। बोलो यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यूरेका यूरेका यूरेका। ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में सीखना चाहते हैं? बोलिए, मन है आपका? सीखना चाहते हो तो सिखा दिया जाए। देखो बेटा, जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके आप क्वेश्चन तो कर लोगे, क्वेश्चन तो आप रट के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले ये समझो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्या, पहले ये तो समझो। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर फिगर से काम चला रहा हूं, उस फिगर से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया? हमने यहां पर एक बाउल ले लिया। क्या ले लिया हमने? हमने यहां पर एक बाउल ले लिया। दिस इज बाउल। कोई कटोरा है, कटोरा आप समझते हैं ना? कटोरा समझते हैं कि नहीं? कोई बाउल ले लिया। अब इस बाउल में हमने क्या किया? हमने एक बॉल रख दी, हमने बॉल रख दी। चलिए भाई, बॉल कहां रखी? हमने बॉल यहां रख दी। दिस इज द बाउल एंड दिस इज द बॉल। ठीक है ना? मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं, फिर अनस्टेबल समझाऊंगा, फिर न्यूट्रल समझाऊंगा। आपको बात समझ में आती जाए, थम्स अप करते जाना, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं। ये बाउल है और ये एक बॉल है। हमने क्या किया? इस बॉल को खींच करके हमने यहां ला दिया, इस बॉल को हमने खींच के यहां कर दिया। क्या होगा? क्या बॉल यहीं रह जाएगी? नहीं, बॉल तुरंत क्या करेगी? मूव करते हुए यहां आएगी। बॉल को अगर हम खींच के यहां से ले भी जाएं, बॉल तुरंत यहां से मूव करेगी और इस तरह से मेरा मंडोले, मेरा तंडोले टाइप से मूव करते हुए थोड़ी देर में यूं यूं यूं। ऐसे ही तो होगा ना? ऐसे ही तो होगा ना? जिसमें दूध भात खाते हैं, हाँ वही वाला। ये वही कटोरा से दूध भात खाते हैं, और सिलेक्शन ना होने पे किसी और काम में भी आ सकता है।
ठीक है, घर वाले दूध भात तब तक खिलाते हैं कटोरे में जब तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, नहीं है तो फिर दे के बाहर निकाल देते हैं कि कुछ काम धंधा करो। तो ये वो बॉल है, वो स्थिति नहीं आएगी। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो वो स्थिति हम आने नहीं देंगे। ये वो बॉल है, ध्यान देना। बॉल को हमने खींच के हम इधर ले गए, या फिर हम बॉल को खींच के इधर ले जाएं, किसी भी साइड ले जाएं, क्या बॉल कभी भी यहां रुकेगी? नहीं। बॉल इस तरह से मूव करते 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 फिर अपनी स्थिति को प्राप्त ही कर लेगी। ये बॉल किस में है बच्चों? ये बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह होता है? अंबानी की तरह होता है। ऐसा नहीं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में परेशानियां नहीं आती। जैसे अंबानी साहब हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप लॉन्च किया, नहीं चला। अब नहीं चला तो अंबानी के स्वास्थ्य पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि अंबानी आपके घर पहुंच गए, कह रहे साहब बड़ी दिक्कत चल रही है, कुछ हमको पैसे दे दीजिए। पेट्रोल पंप नहीं चला तो जियो चल गया। आप लोग का भी देखिए, हम लोग का आपका फायदा हो गया, आप क्लासेस देख पा रहे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ना अंबानी की तरह होता है कि उसे आप डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, बट इट विल ऑटोमेटिकली कम टू इट्स इनिशियल स्टेट। लेकिन वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम गवर्नमेंट सर्विस की तरह है। असिस्टेंट इंजीनियर बन गए आप, जेई बन गए आप। अब जेई के नौकरी में अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हो गई तो उस पर जांच बैठेगी, तामझाम होगा, लेकिन आपको नौकरी से भगा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते स्टेबल इक्विलिब्रियम में। द थिंग्स कैन बी डिस्टर्ब्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट वहां पे मामला क्या है? मामला यह है कि फिर देर सबेर, सूनर और लेटर, यू विल गेन योर स्टेबिलिटी। यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हो गया हो तो थम्स अप करके बताओ। यही धर्म है और यही तरीका है, संस्कार है ऑनलाइन क्लासेस का, कि थम्स अप करके बताया जाता है कि बात समझ में आ गई। चलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? फिर वही मामला है, वही वाला जो पहले था वही वाला फिर क्या है? फिर से हम वही वाला ले लेते हैं। ये बाउल है, वही वाला बाउल है, जो बाउल यहां था वही बाउल वही है, सेम बाउल है, लेकिन अब की बाउल कुछ इस तरह से स्थित है और इसके ऊपर बॉल यहां है, इसके ऊपर बॉल यहां है। क्या ये स्टेबिलिटी की कंडीशन में नहीं है? क्या ये इक्विलिब्रियम में नहीं है? बिल्कुल है। इक्विलिब्रियम में ये भी है, इक्विलिब्रियम में ये भी है, लेकिन इसकी और इसकी स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। बोलो भैया, इक्विलिब्रियम में ये भी है, इक्विलिब्रियम में ये भी है, लेकिन दोनों की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसे चाहे जितना डिस्टर्ब करोगे ये घूमते टहलते फिर अपने पोजीशन को प्राप्त कर ही लेगा। और जानते हो यहां जो बॉल है ना, अभी तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको जरा सा खाली छू दो, खाली फूंक मार दो, ये जाके यहां पहुंच जाएगा। और आपको क्या लगता है कि यहां से कभी दोबारा लौट के आने के कोई चांसेस इसके हैं? नहीं, कोई चांसेस नहीं है। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो आपका है वो प्राइवेट नौकरी की तरह है कि पता चला आप सीईओ हैं, अभी आप सीईओ हैं, मालिक को आपका चेहरा नहीं पसंद आया, उसने कहा कल से आप घर पे रहिए साहब। अभी आप इंजीनियर हैं, लॉकडाउन लग गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, फिर आपको घर भेज दिया गया। ठीक है ना? तो ये वाली स्थिति है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। बोलो यार समझ में आ रहा? थम्स अप करके बताओ भैया। तब न्यूट्रल समझाते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है भैया? आइए देखते हैं। न्यूट्रल में स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। अब की बाउल नहीं है, ये बाउल का जो झंझट है ना, ये जो बाउल की मारपीट है, ये दो लोगों के बीच चल रही है। या तो अंबानी के पीछे चल रही है, अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन सुनते हैं बड़ा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं और पैसा कमाने के लिए। अंबानी का अगर एक दो हिस्सा पैसा तुम लोग को मिल जाए तो तुम लोग तो कभी गोवा, कभी मुंबई, कभी मलेशिया टहलते रहोगे। हाँ, कि तुम लोग मेहनत करोगे? कहोगे सर अब छोड़ो सर, हटाओ, बताओ आप कितना चाहिए, आप पैसा रखो, बोलो मत कुछ। हाँ, लेकिन वो बड़े मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं, क्योंकि बाउल तो उनके पास भी है ना, और वो बाउल भरा होना चाहिए। उनको पता है जिस दिन बाउल खाली हुआ सड़क पे लेके बाउल आना पड़ेगा। तो जो बाउल की लड़ाई है वो दो लोगों के बीच है, चाहे वो बाउल पलटा हो चाहे इस तरह से हो, वो स्टेबल और अनस्टेबल के बीच लड़ाई है।
लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संत टाइप के हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब कोई हिमालय पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में कोई बैठ करके तपस्या कर रहा हो, राम नाम जप रहा हो, जिस भी भगवान, जो भी इष्ट देव उसका हो, राम ईश्वर अल्लाह जो भी हो, उसकी तपस्या कर रहा हो, उसे याद कर रहा हो, और आप उसको जाके कहें कि तुमको पता है यूपी आरविनल का एग्जाम आ रहा है, जीडी सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, चल के पढ़ लो, तो वो क्या करेगा? वो आपको, आप पे हंसेगा, क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल पे है। वो ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ना तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। उसे ना तो यूपी आरविनल की चिंता है, ना तो उसे अंबानी के पैसे की चिंता है, और ना तो उसे अपने नौकरी की चिंता है। वो कहां पहुंच चुका है? वो ऐसे कंडीशन पे पहुंच चुका है जिसका हर एक पोजीशन, जिसकी हर एक पोजीशन क्या है, जिसकी हर एक पोजीशन क्या है, उसकी हर एक पोजीशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वो यहां पे है, वो यहां पे है, तब भी इक्विलिब्रियम में है। आपने धक्का, देखो इसको धक्का मारा, इसको धक्का मारा तो ये अनस्टेबल हुआ ना, फिर स्टेबल हो गया। इसको धक्का मारा तो फिर ये चला ही गया। लेकिन इसको धक्का मारते रहो, इसके धक्के मारने पे कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां 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 कहीं भी जाएगा। ईच एंड एवरी पोजीशन इज द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माय डियर फ्रेंड्स। इसकी हर एक अवस्था साम्य अवस्था है। ईच एंड एवरी स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। बोलो भैया, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये है आपका स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें जब हम लौट के आने की स्थिति में हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब हम लौट के नहीं आते हैं तो अनस्टेबल होता है, और जब न लौट के आने की चिंता ही नहीं है तो वो न्यूट्रल होता है। मैंने कोशिश करी कि इसको मैं समझा सकूं। अगर मैंने सही सही कोशिश कर दी है तो थम्स अप करके बताइए आप। इसके लिए, स्टेबल के लिए क्या होता है, सबमर्ज्ड जो बॉडी होती है, बी ऊपर जी नीचे। अनस्टेबल के लिए क्या होता है, जी ऊपर बी नीचे। बात समझ में आया? इसमें बी और जी एक साथ मिलते हैं, और यही कंडीशन कहां फॉलो हो जाएगी, मेटा जब हम फ्लोटिंग बॉडी को कवर करेंगे, जहां जहां बी है वहां वहां एम आ जाएगा। बोलो यार, क्लैरिटी है? बोलो भैया। तो समझ में बातें आ गई हैं। मुझे आपके रिस्पॉन्स से लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, मज़ा आ गया है। इसी तरह की एक मज़ेदार क्लास मैं कल फिर लेके आऊँगा, और कल की क्लास मज़ेदार नहीं बल्कि बहुत ही मज़ेदार है। और मेरा मन है कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊं आपको जो आपने कभी न पढ़ा हो न सुना हो। कोई भी किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप फ्लूइड मैकेनिक्स की कोई भी किताब फॉलो करते हो, चाहे आप आर के बंसल फॉलो करते हो, चाहे आप आर एस खुरमी फॉलो करते हो, चाहे आप आर के राजपूत फॉलो करते हो, चाहे आप डी एस कुमार फॉलो करते हो, चाहे आप के एल कुमार फॉलो करते हो, चाहे आप मोदी एंड सेठ फॉलो करते हो, चाहे आप सिंजल एंड सिम्बाला फॉलो करते हो, चाहे आप कोई भी किताब फॉलो करते हो, आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट जो मैं कल लेके आ रहा हूं, एंड द वे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू पीपल, जिस तरीके से मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, वो इतना अच्छा होगा, इतना सरल, इतना आसान होगा कि आप कह के देख के कहोगे वाह वाह, मज़ा आ गया। खास तौर पे स्ट्रीक लाइन में जिस तरह से पढ़ाऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे कि स्ट्रीक लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग को क्या बताया जाता है, स्ट्रीक लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको केवल ये बताया जाता है कि वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं यार, वो पानी बह रहा है, कलर डाल दिया तो स्ट्रीक लाइन आ गई। ऐसे कैसे पानी बह रहा है, कलर डालने से स्ट्रीक लाइन कैसे आ जाएगी? कल मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रीक लाइन किस तरह से हो जाती है। स्ट्रीक लाइन कल आपके सामने इस तरह से दिख जाएगी, इस तरह से लाइन बनती जाएगी, और आप समझते जाएंगे कि लाइंस ऐसी बनी क्यों हैं, इसमें कहाँ टाइम फिक्स है, कहाँ पॉइंट्स फिक्स हैं, इस पे चर्चा करूँगा। स्ट्रीम लाइंस पे चर्चा करूँगा कि स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रीम लाइंस के इक्वेशन पे चर्चा करूँगा, पाथ लाइन की चर्चा करूँगा कि पाथ लाइन किस तरह से होता है, पाथ लाइन किस तरह से होता है, इस पे चर्चा करूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। इसे अगर आप मिस करोगे तो नुकसान आपका है। आपसे वादा हुआ था कि हर शनिवार कॉन्सेप्ट सेक्शन मुझे पढ़ाना है, और मैं वादे के मुताबिक कल शाम 5 बजे हाजिर होऊंगा। क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा 1-2, बट अधिकतर चीज़ें जो होंगी वो कॉन्सेप्चुअल बताई जाएंगी।
आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, थम्स अप करके बता सकते हैं। हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास खूब पॉजिटिविटी रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन सामने है और आपका एक छोटा सा एफर्ट भी हमेशा, कभी भी आप लाइफ में ना छोटा सा एफर्ट भी करेंगे, वो निश्चित रूप से ज़िंदगी में उसके बड़े मायने होते हैं और किसी न किसी रूप में वो आपके सामने प्रस्तुत होता है। आज के लिए इतना ही। शिवेंद्र सर आ चुके हैं और वो कास्टिंग की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। सिविल वाले बच्चे रिवाइज करेंगे घर में बैठ करके और मैकेनिकल के बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, ना तो चाय पीने ना तो फुल्की खाने। वो पहले शिवेंद्र सर की क्लास करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।